गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो है इससे पहले जो है हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4th। और दोस्तों, यहाँ पे हमने मोस्टली जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली जो है वो कवर करने वाले हैं क्रॉप्स पैटर्न और मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है वो मोस्टली होता क्या है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्रॉपिंग पैटर्न जिसको हिंदी में बोलते हैं सस्य प्रारूप, सस्य जो प्रारूप होता है या फिर क्रॉपिंग जो प्रारूप होता है, बेसिकली हम कौन कौन से टाइम के ऊपर कौन सी फसल बोते हैं उसी को हम सस्य प्रारूप के नाम से जानते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट जो है हम जितनी भी क्रॉप्स होती हैं इंडिया के अंदर उनको बोते हैं, ग्रो करवाते हैं, उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव स्टडीज़ द फिजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो, आपने फिजिकल डाइवर्सिटी से बेसिक मतलब है यहाँ पे भौतिक विविधता, यानी कि राजस्थान का यदि या इंडिया का आप मैप देखो तो इंडिया के मैप के अंदर देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटी इस प्रकार से देखने को मिलती है कि हमारे नॉर्दर्न वाले पार्ट में तो मोस्टली क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेजर्ट पाया जाता है। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में मोस्टली प्लेट्यू और एसेट्रा जो है जितनी भी फिजिकल फीचर पाए जाते हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न जो पार्ट है उसके अंदर मोस्टली हमारा नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फिजिकल डाइवर्सिटीज़, यानी कि वेरियस टाइप की यहाँ पे डाइवर्सिटी या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कल्चरली, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्चरली डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिकल डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है और प्लोरिटी ऑफ द कल्चर इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे हमारे भौतिक विविधताएं पाई जाती हैं और संस्कृतियों के अंदर भी यहाँ पे क्या पाई जाती है, बहुलताएं देखने को मिलती है। और इनका जो संबंध है उसका आपने अध्ययन किया होगा। दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और यही चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर। यानी कि मैं बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट या फिर अकॉर्डिंग टू टेरेन जो है हम जिस जिस क्रॉप को उगाते हैं उसी को क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जाना जाता है। वेरियस टाइप ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स एसेट्रा। सो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम बात करें मोस्टली देश में बोई जाने वाली जितनी भी फसलें होती हैं, अनेक प्रकार के जितने भी खाद्यान्न फसलें होती हैं, रेसे वाली फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, मसाले होते हैं, इन सभी को हम मोस्टली जो है ना इसके अंदर शामिल करते हैं। यानी कि कौन कौन सी फसलें हमारे इंडिया में बोई जाती हैं वो उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि भारत के अंदर जो मोस्टली कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो इन कंट्री, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली जो है ना कई फसलें जो है उगाई जाती हैं। और इसको जो है, जैसे इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कितने क्रॉपिंग सीजन है, सीजन को ही मोस्टली आप पैटर्न बोल सकते हो। ठीक है, तो इंडिया के पास जो है, यहाँ पे इंडिया के अंदर हम मोस्टली जो है 3 ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो है वो फसलें बोते हैं। एक होता है रबी, एक होता है खरीफ और एक होता है जायद। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं रबी पैटर्न्स के बारे में कि रबी जो है कौन कौन सी फसलों को इसमें शामिल करते हैं, कौन सी टाइम पे इसको उगाते हैं। तो रबी क्रॉप्स आर सोवन इन विंटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। यानी कि जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, तो रबी की फसलें यानी कि हम सर्दियों के अंदर मोस्टली बोते हैं। शीत ऋतु के अंदर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में जो हम जिन फसलों को बोते हैं, और समर टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे हम उनको काट लेते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं रबी की फसलें। ठीक है, यानी कि सर्दियों में बोते हैं और गर्मियों में इनको काट लेते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली हम किस किस को, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर, इसके अंदर हम मोस्टली हम गेहूँ, बारले जो होता है, पीज जो होता है, मोस्टली हम इसमें मटर के दानों को शामिल कर सकते हैं। ग्राम जो होता है वो चना होता है, मस्टर्ड जो होती है वो सरसों होती है। तो इनको जो है ना हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप से मोस्टली मानते हैं। ठीक है, यानी कि सर्दियों के अंदर इनको हम बोते हैं और ये जो है मुख्य जो है रबी क्रॉप्स मानी जाती हैं।
दोस्त दीज क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं ये इंडिया के लार्ज एरिया के ऊपर जो हैं वो बोई जाती हैं। स्टेट फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, यानी कि मोस्टली कौन कौन से स्टेट में बोई जाती हैं, तो एक तो उत्तर और नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी जो है स्टेट के अंदर जो है वो बोई जाती हैं, जैसे लाइक सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे मोस्टली जो है रबी की जो है वो क्रॉप जो है वो ग्रो करवाई जाती है। तो ये आपको ध्यान करना है, ये हमारे मेजर स्टेट हैं जहाँ पे हम मोस्टली रबी की क्रॉप्स देख पाते हैं। ठीक है, वहीं पे बात करें हम अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशंस ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमारे रबी की फसल बोते हैं तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे जो वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन जो आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं जिनको हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि हमारे सर्दियों के अंदर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एम की जगह विक्षोभ ऐसे आता है, विक्षोभ आता है। ठीक है, विक्षोभ। तो यहाँ पे मोस्टली जो हम विंटर सीजन के अंदर जो बारिश देखते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण ही देखने को मिलती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन आता है ये विंटर जो जितनी भी फसल होती हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प करता है ग्रो करने के अंदर। तो ये आपको ध्यान करना है कि जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन होता है जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, वो हमारी जो रबी की फसलें होती है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सो हावेवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ बीन इन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे हम देखें जो हरित क्रांति आई थी इंडिया के अंदर, जो यानी कि जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के आने के बाद हरित क्रांति जो मोस्टली कहाँ पे आई थी, ये इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ऊपर। ये आपको ध्यान करना है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट मीन्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशंस एंड ये जो है कब से स्टार्ट हुई। तो ये जो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि मोस्टली जो है हरित जो क्रांति आई इसकी सफलता में जो जितनी भी रबी क्रॉप्स थी उनमें वर्दी में एक महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं उसको फ़ायदा मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से। और मोस्टली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उनकी ग्रोथ देखने को मिली रबी क्रॉप्स की। तो ये ध्यान करना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है कौन कौन सी क्रॉप्स को देखने को मिला, किसके अंदर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द खरीफ क्रॉप। ये जो है कौन सी क्रॉप्स होती हैं, तो इसको जो है हम बोलते हैं कौन सी, खरीफ। ये मोस्टली जो है इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हम ये जो फसलें हैं कब होते हैं। सो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रो विद द onset of monsoon in different part of the country and these are harvest in September to October। यानी कि मोस्टली जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो मानसून के आने पर हम बोते हैं। मानसून कब आता है, मानसून जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो जून लास्ट तक जो है एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ जून फर्स्ट के अंदर एंट्री कर जाता है और जुलाई तक जो है वो चलता रहता है। तो हम जब मानसून आता है उस टाइम पे जो है इनको ग्रो करवाते हैं, ठीक है, यानी कि उगाते हैं। और जब इनको काटते कब हैं, तो हार्वेस्ट करने का जो टाइम है वो सितंबर टू अक्टूबर होता है। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको काट लेते हैं। तो जो खरीफ फसलें हैं वो मानसून के ऊपर डिपेंड होती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फसलें हमारे लिए मानी जाती हैं। जहाँ पे इरिगेशन नहीं है तो वहाँ पे मोस्टली जो है खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं वही हम उगा पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में हम बात करें सो इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन्स द पेडी, यानी कि यहाँ पे हम मोस्टली जो है किन किन क्रॉप्स को यहाँ पे शामिल करते हैं। तो इसमें पेडी जो होता है वो एक चावल हो गया, मेज होता है वो मक्का होता है, ज्वार आप जानते ही हो, बाजरा, तुर जो अरहर की दाल होती है, मूंग, उड़द, कॉटन जो कपास होता है, जूट जो है आप जानते हो।
ठीक है। उसके अलावा जो है ग्राउंड नट यानी मूंगफली और सोयाबीन, ये सारी जो फसलें हैं इनको हम खरीफ क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और ये मानसून आने के टाइम पे हम इनको ग्रोन करवाते हैं और हार्वेस्ट करवाने का इनका टाइम है सितंबर टू अक्टूबर। इसके अलावा हम बात करें सम ऑफ दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोविंग रीजन्स आर असम, तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि हम इम्पोर्टेंट जो राइस का हम रीजन माने, जिसको हम मोस्टली चावल भी बोल देते हैं, तो ये आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे असम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन जो है, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र जो है ये काफ़ी फेमस है। किसके लिए? चावल के लिए। तो ये आपको ध्यान करना है कि चावल की खेती जो है मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन जो है उड़ीसा का, हमारा जो ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली इन दी कोकन कोस्ट अलोंग विद दी उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हमारा राइस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो पेड़ी होता है, पेड़ी धान को बोलते हैं, और धान से जब निकलता है उसको हम चावल बोलते हैं, राइस बोलते हैं। तो पेड़ी और राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेड़ी जो है थोड़ा सा हम रॉ मटेरियल मान सकते हैं राइस का, ठीक है। तो खरीफ जो है वो जो है मोस्टली आपको पता ही, हम मानसून के टाइम पे इसको बोते हैं, और सितंबर टू अक्टूबर जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो और मोस्टली जो है इसके अंदर जो मेजर क्रॉप्स होती हैं, जिससे हम राइस की बात करें तो राइस जो है इसके अंदर मोस्टली इन स्टेट के अंदर जो है ग्रोन करवाई जाती है। रिसेंटली पेडी हैज़ आल्सो बिकम ए इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। और कुछ हाल ही के वर्षों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो पेडी होती है, जो चावल होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप बन चुकी है पंजाब और हरियाणा की। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन ईयर। यानी कि यहाँ पे हम असम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे जो पेडी है, यहाँ पे एक साल के अंदर 3 फसलें यहाँ पे ग्रो करवाई जाती हैं, जिनको ओस, अमन और बोरो के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है कि ये जो ओस, अमन और बोरो है क्या। तो ये आपको ध्यान करना है कि ये जो अपने आप में जो है ना, ये चावल की ही किस्में होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है कि जो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें मोस्टली बोई जाती हैं, उनमें ओस, अमन और बोरो जो है काफ़ी फेमस मानी जाती हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो। इसके बाद में हम बात करें इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। यदि हम जो जायद की तीसरी जो टाइप है, हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, क्रॉप का इंडिया के अंदर, तो उनमें तीसरा टाइप है जायद। तो जायद की जो फसलें होती हैं ये कब बोई जाती हैं और कब हार्वेस्ट की जाती हैं? तो यहाँ पे इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ, यानी कि खरीफ और रबी के बीच में का जो सीज़न होता है, छोटा सा पीरियड होता है, शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जायद सीजन। तो उसी को, यानी कि सर्दियों और गर्मियों का जो बीच का समय होता है, उसको हम जायद के नाम से जानते हैं। सम ऑफ दिस क्रॉप प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जायद, तो इनमें से कुछ प्रोड्यूस की जाती हैं फसलें, उनमें से हम फेमस की बात करें तो यहाँ पे पहला आता है नाम वाटरमेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? तरबूज बोलते हैं। फिर आता है मस्क मेलन, यानी कि जिसका नाम है मस्क मेलन, मोस्टली क्या होता है? खरबूज होता है, ठीक है। कुकुम्बर जो होता है वो खीरे होते हैं। और वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, ये जो चारे की फसलें होती है, फोडर क्रॉप्स होती है मोस्टली चारे की फसलें, जो हम मोस्टली जानवरों के लिए करते हैं, ठीक है। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, तो यहाँ पे गन्ने की जो फसल है तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। जो हम गन्ना बोते हैं उसको 1 साल पूरा लग जाता है। तो मोस्टली जो जायद होता है, जायद की जो फसलें होती हैं या क्रॉप्स होती हैं, उनमें मोस्टली वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स को हम शामिल करते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी मानी जाती हैं। हम बात करें मेजर क्रॉप्स की, ए वैरायटी of foods and non-foods crop are grow in different part of the country depending upon the variations in soil climate and cultivations practices। यानी कि हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो डिपेंड करती है हमारी जो फिजिकल टेरेन होती हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हमारी सॉइल, हमारी जो क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, और कृषि की जितने भी मेथड्स होते हैं, कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस होती हैं, कृषि पद्धतियाँ होती हैं, में इनमें सभी के अंदर अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की जो है हम क्या करते हैं,
फूड और नॉन फूड क्रॉप जो है वो उगाते हैं, यानी कि खाने वाली फसलें और जो खाने वाली नहीं होती हैं उनको हम यहाँ पे इन इन वेरियस जो जितने भी फिजिकल फीचर हैं उनके अंदर जो अंतर होता है उनके कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की फूड और नॉन फूड जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको उगाते हैं। ठीक है। सो मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर राइस। तो इंडिया की जो मेजर क्रॉप्स होती हैं उनमें से चावल, गेहूँ, मिलेट जो मोटे अनाज होते हैं, पल्सेज दालें होती हैं, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, और जो ऑयल सीड्स हो गई जिनसे हम तेल वगैरह निकालते हैं, तिलहन फसलें जिनको बोला जाता है, कॉटन यानी कि कपास, और जूट आप जानते ही हो। तो ये सारी जो फसलें हैं वो इंडिया की मेजर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राइस को, उसके बाद में वीट, और फिर मोटे अनाजों के बारे में कंटिन्यूसली जो है वो हम पढ़ते चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस जो है वो अपने आप में इंडिया की काफ़ी मेजर क्रॉप मानी जाती है, जिसको हम चावल के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते ही हो। ठीक है। राइस जो है वो काफ़ी जो है सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन कल्चर के अंदर। सो इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ दिस पीपल इन इंडिया। यानी कि भारत में अधिकांश जो लोग होते हैं वो खाने के रूप में, स्टेपल फूड यानी कि खाने के रूप में जो है चावल को मानते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो इसको खाते हैं। ठीक है। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यानी कि चाइना के बाद में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर चावल पैदा करता है। ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूसर है इंडिया चाइना के बाद में दूसरे नंबर का, तो ये आपको ध्यान करना है। इट इज़ द खरीफ क्रॉप, यानी कि ये खरीफ क्रॉप जो है चावल को क्या माना जाता है, खरीफ क्रॉप के अंदर शामिल कर सकते हैं अपन। विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और इसको उगाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की नीड पड़ती है, और मोर देन अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस की इसको नीड पड़ती है। एंड हाई ह्यूमिडिटी, यहाँ पे इसके लिए जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी काफ़ी उच्च चाहिए। वहीं पे हम बात करें एनुअल रेनफॉल की, यानी कि इस पूरे साल के अंदर कितनी बारिश होती है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की हमें नीड पड़ती है राइस के ग्रोथ के लिए। ठीक है। इन दी एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, इट्स ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे हम सिंचाई से, यानी कि बोरवेल या कुओं से, नहरों से, कैनाल से, या फिर रिवर से जो है इरीगेशन करके भी हम चावल को उगा सकते हैं जिन एरियाज़ के अंदर लेस रेनफॉल होता है। तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे एक खेत जो है वो आप देख सकते हो जहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस पूरे फील्ड के अंदर पहले पानी भर दिया जाता है, उसके बाद में जो पौध जिनको बोलते हैं वो पौध लगाई जाती हैं, जैसे आप देख पा रहे हो एक एक। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको बोया जाता है, और ये दो टाइप से जो है वो की जाती है। एक तो छिड़काव के द्वारा हम पूरे खेत में जो सीड्स होते हैं राइस के उसको छिड़क देते हैं, और एक टाइप होता है इसकी जो पौध आती हैं छोटी छोटी, ठीक है, सीड्स को ग्रो करवा के उसका जो प्लांट होता है उसको ग्रो करवाते हैं। प्लांटेशन के थ्रू भी है राइस का जो है वो ग्रोथ की जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लांटेशन करके जो है वो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक फील्ड का जो है नज़ारा आप देख सकते हो। वहीं पे राइस इज़ रेडी टू बी द हार्वेस्ट इन दी फील्ड, यानी कि यहाँ पे चावल पकने के बाद इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है। तो मोस्टली जो है इस प्रकार का चावल जो है अलग अलग एरिया के अंदर। अब दोस्तों कई जो बच्चे होते हैं वो मैप को अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन मैप जो है काफ़ी हेल्प करता है आपको एग्ज़ाम में भी। और यदि आप एग्ज़ाम के टाइम पे मैप को ड्रॉ करके आते हो तो आपको पॉसिबिलिटी है कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आपको मैप जो है काफ़ी जानना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है राइस, यानी कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में किस प्रकार से होता है। तो राइस, ये तो कुछ मेजर एरियाज़ हैं। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है जो डार्क दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मेजर एरिया जो है वो राइस का माना जाता है। और माइनर एरिया जो है जहाँ पे देखो जैसे पंजाब हो गया, ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और मोस्टली जो एमपी का रीजन है, वहाँ पे माइनर एरिया के अंदर जो है वो राइस प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैप है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि राजस्थान के ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पे मेजर जो क्रॉप मानी जाती है वो राइस को माना जाता है, और यहाँ पे बहुत सारा जो है प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द राइस प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें माइनर एरिया की, तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, और एमपी का सेंट्रल पार्ट। इसके अलावा जो हम माइनर एरिया के अंदर हम वेस्टर्न कोस्टल रीजन को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका सॉरी, यहाँ पे ये जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला का जो पार्ट है उसको हम माइनर एरिया के अंदर शामिल कर सकते हैं। और मेजर एरिया के अंदर जो है वो मोस्टली हम यहाँ पे ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट ये, और असम, ठीक है, और मेघालय का जो पार्ट आता है वो इसमें हम मेजर क्रॉप के अंदर इसको या मेजर एरिया के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं, जहाँ पे राइस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये मैप जो है, मैप के थ्रू जो है आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, आई होप, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं राइस जो है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पे मोस्टली जो है राइस का जो प्रोडक्शन है होता है वो हमारे उत्तर के जो मैदान होते हैं, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी स्पेसिफिक हम देखें तो नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम मैं बात करूँ यहाँ पे मोस्टली द कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन, यानी कि एक तो कोस्टल रीजन जो होता है, जो हमारा ये जो जितना भी रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो डेल्टाई रीजन होता है, डेल्टाई रीजन कौन कौन सा है, तो ये हमारा इंडिया है, और यहाँ से ये यहाँ पे वेरियस टाइप की रिवर्स आती हैं, यहाँ पे इस रीजन को हम डेल्टाई रीजन बोलते हैं। यानी कि वेरियस टाइप की जितनी भी रिवर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं, और उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टाई रीजन बोलते हैं। तो मोस्टली जो चावल होता है वो हमारे मोस्टली उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। सो कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ द कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट्स पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब दोस्तों ये क्या बोलना चाह रहा है कि जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, जैसे हमने बात करी जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, बारिश कम होती है, वहाँ पे चावल को उगाने के लिए हमने नहरों के जाल, नलकूपों की सघनता हम देखते हैं, जैसे ट्यूबवेल्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन से जहाँ से हम इरिगेशन के थ्रू चावल उगाते हैं, उनमें हम मोस्टली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल करते हैं, जहाँ पे इरिगेशन के थ्रू हम क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं। ये संभव हो पाया है, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। फिर हम बात करें सेकंड मेजर क्रॉप ऑफ द इंडिया, दैट इज़ व्हीट, यानी कि गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जैसे आप सभी को पता है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मोस्टली जो है गेहूँ को खाद्यान्न फसल के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप, यानी कि खाद्य पदार्थों के अंदर, खाद्य फसलों के अंदर गेहूँ दूसरे नंबर की मेजर इम्पोर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप, यानी कि अपने आप में ये क्या है, मुख्य खाद्यान्न फसल मानते हैं इसको, खाने वाली जो है फसल इसमें मानते हैं। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे इसको पैदा की जाती है, और ये अपने आप में किस सीज़न की फसल है, तो रबी क्रॉप रिक्वायर ए कूल ग्रोविंग सीजन एंड ब्राइट सन साइंस एट द टाइम ऑफ रिपाइनिंग। यानी कि यहाँ पे हम बात करें कि जो इंडिया के अंदर जो है रबी क्रॉप को के अंदर इसको वीट को शामिल किया जाता है, रबी के टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे शीत ऋतु जो है इसको परफेक्ट जो है इसको ग्रो करने में मदद करती है। और वहीं पे हम बात करें पकने के समय, यहाँ पे जो धूप पड़ती है उसकी आवश्यकता इसको होती है, यानी कि यहाँ पे सनसाइन भी, ब्राइट सनसाइन देखने को मिलता है, और कूल यहाँ पे सीज़न इसको मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे वीट जो है अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको उगाने के लिए यदि हम बात करें, इट इज़ रिक्वायर टू 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, यानी कि पूरे साल के अंदर यदि हम बात करें तो इसको 50 to 75 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल की नीड देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता पड़ती है, ये आपको ध्यान करना है। सो eventually distributed over the growing season, there are two important wheat growing zones in the country, यानी कि यहाँ पे मोस्टली जो है ना
इस देश में गेहूं को उगाने वाले जो है मोस्टली 2 एरियाज़ माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गया, पहला कौन सा है, द गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। यानी कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे गेहूं की फसल उगाई जाती है। पहला रीजन गंगा सतलज, गंगा रिवर है और सतलज भी रिवर है। सतलज जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है सिंधु रिवर की, तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 रीजन है, एक है गंगा सतलज प्लेन और सेकंड जो है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल का जितना भी रीजन है जो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है, उसमें हम क्या करते हैं, गेहूं को उगाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर 2 रीजन जो काफ़ी फेमस है गेहूं के प्रोडक्शन के लिए, ब्लैक सॉइल रीजन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कौन कौन सी रीजन के अंदर होती है, तो द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर दी पंजाब, यानी कि यहाँ पे हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार एंड राजस्थान, यहाँ पे गेहूं को जो है उगाया जाता है। ये मोस्टली जो है मेजर स्टेट माने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे गेहूं की जो फसल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। गेहूं जो है ज़्यादा हाइट का नहीं होता, जैसे आपकी हाइट यदि 5.11 यदि आपकी हाइट है तो ये मोस्टली जो है आपकी कमर तक जो है गेहूं की फसल देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिलेट्स की। मिलेट क्या होते हैं, तो मोटे अनाज, ठीक है। तो मोटे अनाज जो है वो मोटे जो अनाज होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको और काफ़ी इनमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो मोटे जो अनाज होते हैं मिलेट, वो काफ़ी जो है इंडिया की अपने आप में एक हिस्टोरिक जो है यहाँ पे कल्चर के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसे हम इसमें मोस्टली जो है ज्वार, बाजरा, रागी को इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रो इन इंडिया, यानी कि मोस्टली ज्वार, बाजरा और जो रागी है भारत में उगाए जाने वाले मुख्य जो है वो फसल इसमें मानते हैं। यहाँ पे दीज आर नोन एज कोरेल्स ग्रेन, यानी कि इनको जो है मोटे अनाज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कोरेस ग्रेन इनको भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान करना है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन। जैसे यहाँ पे इसमें खूब सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो देखने को मिलते हैं और इनमें जो है इनमें काफ़ी पोषक तत्व है जिनको हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। तो इसमें पाए जाते हैं। और यदि हम रागी की बात करें तो रागी के अंदर जो है आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और अदर जो है माइक्रो न्यूट्रिशिएंट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे हम बात करें, ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद द रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। यदि हम बात करें ज्वार की, ज्वार दोस्तों थोड़ा सा मक्के से थोड़ा सा छोटा जो है दाना इसका देखने को मिलता है। तो ज्वार जो होता है वो अपने आप में इंडिया की थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप मानी जाती है, ठीक है। और यदि हम बात करें इसके उत्पादन में, और यानी कि इंडिया के अंदर इसका इम्पोर्टेंट जो है इसका प्रोडक्शन है वो भी खूब सारा देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पे इट इज़ द रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन दी मोस्ट एरिया विच हार्डली नीड टू इरिगेशन, यानी कि मोस्टली यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है मोस्टली। पहली चीज़ तो ये क्या है कि यहाँ पे ये जो ज्वार होती है, ठीक है, ये एक कब होते हैं इसको, मोस्टली ये जो ज्वार होती है मोस्टली जायद के अंदर बोई जाती है और ये जो है ये मोस्टली बारिश के ऊपर निर्भर करती है। और यदि हम बात करें मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो यहाँ पे मोस्टली सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद में कर्नाटक का, फिर आंध्र प्रदेश का और फिर मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ज्वार प्रोड्यूसिंग की जाती है। इसके बाद में हम बात करें ज्वार जो है यहाँ पे ये देखो, ये तो बाजरा है, ये बाजरा तो जो है राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान या फिर ईस्टर्न राजस्थान में आपने देखा होगा, ये जो ऊपर आ रहे हैं इनको बोलते हैं सिट्टे, ठीक है, बाजरे के सिट्टे बोलते हैं इनको, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। बाजरा कल्टीवेशन मोस्टली जो है। अब बात करते हैं हम बाजरे की, ये अपने आप में मिलेट्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। सो बाजरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और बाजरा के अंदर जो है काफ़ी गर्मी होती है। तो यदि आप जो विंटर सीजन के अंदर बाजरे का जो है रोटी बनाई जाती है और मोस्टली जो है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर खाई भी जाती हैं। सो बाजरा ग्रोन वेल ऑन
सैंडी सॉइल एंड सेलो ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे यदि हम बाजरे की बात करें तो बाजरा कौन सी मिट्टी में होता है, तो यहाँ पे उथली जो काली मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल एंड स्लो ब्लैक सॉइल, जो उथली हुई मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली बाजरे का कल्टीवेशन किया जाता है। सो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पे पहला नंबर आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर ही जो है बाजरा देखने को मिलता है। राजस्थान के लोग जो है बड़े चाव से बाजरे की रोटी जो है खाते हैं, आपने बाजरे की रोटी देखी भी होगी। और दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश, और फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, कुछ हरियाणा के अंदर भी बाजरा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है रागी। तो रागी भी जो है अपने आप में क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोन वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड स्लो बैक सॉइल, यानी कि जो रागी की फसल होती है, रागी भी छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, इतने इतने। तो ये जो है ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फसल मानी जाती है, और मोस्टली जो है शुष्क प्रदेशों की फसल इसको मानी जाती है, यानी कि जो ड्राई रीजन की जो है इसको फसल मानी जाती है। और ये जो है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और सेलो ब्लैक सॉइल के अंदर जो है रागी ग्रो करवाई जाती है। यदि हम बात करें मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रागी जो है पैदा की जाती है, तो इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करें मेज, जिसको हम बोलते हैं मक्का। तो जो मक्का होता है ये वैसे तो मोस्टली जो है यूएसए की फसल मानी जाती है, लेकिन मक्का ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आजकल जो है वो इसकी कल्टीवेशन की जाती है। सो इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ फूड एंड फोडर, यानी कि ये जो क्रॉप है, जो मक्का होता है, इसको खाने में भी इस्तेमाल होता है और चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा सिट्टे, जो बाजरे जो सॉरी मक्के के भुट्टे आपने सर्दियों के अंदर कहीं आप घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने खाए होंगे। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर मोस्टली खाने के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो फोडर के रूप में जो है यूएसए के बड़े बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ पे सूअरों को भी जो है मक्के डाले जाते हैं। तो ये अलग अलग जो है क्लाइमेट के अंदर अलग अलग इसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है, यानी कि अपने आप में ये एक खाने वाली फसल भी है और ये फोडर चारे के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये खरीफ फसल मोस्टली मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है, खरीफ का जो कल्टीवेशन या हार्वेस्ट टाइम जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर, इसके लिए रिक्वायर जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसके यानी कि इसकी कल्टीवेशन जब करते हैं उस टाइम पे रिक्वायर होता है। एंड ग्रोन वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि ये जो है एलुवियल सॉइल जिसको हम बोलते हैं दोमट मिट्टी, या फिर जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है जहाँ पे पूरे साल के अंदर जो है पानी पहुंच पाता है, तो वो मोस्टली एलुवियल सॉइल या फिर उपजाऊ मिट्टी उसको बोलते हैं, वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से इसको उगाया जा सकता है, और इन सम स्टेट लाइक बिहार, यानी कि हम बात करें कौन कौन सी स्टेट के अंदर जो है मेज़ या मक्का उगाया जाता है। सो बिहार मेज़ इज़ ग्रोन इन रबी सीज़न, बिहार के अंदर इसको रबी सीज़न के अंदर भी उगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, fertilizer and irrigations have contributed to the increasing productions of maize, यानी कि जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, ठीक है, मशीनरी जो है, जितनी भी प्रौद्योगिकी, ठीक है, जितनी भी जो मशीनरी आई है उससे हमने जो मेज है मक्का होता है उसका प्रोडक्शन जो है यहाँ पे हमने बढ़ा लिया है। ठीक है, जैसे हमने HY सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग जो वैरायटी के जो जितने भी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक जो होता है, इरिगेशन सिंचाई होती है, उसके थ्रू जो है हमने मेज़ की जो है वो प्रोडक्शन हाई कर ली है कुछ सालों के अंदर। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शंस ऑफ मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर दी कर्नाटका, यानी कि इंडिया के अंदर जो मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे मक्का पैदा किया जाता है, तो इनमें से पहला नाम आता है कर्नाटका, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे मक्का उत्पादक राज्य ये शामिल होते हैं, यानी कि यहाँ पे मक्का जो है वो पैदा किया जाता है। आप मक्का जो है किस प्रकार से उगाया जाता है, इस प्रकार की जो आपने बाजरे के सिट्टे देखे होंगे ऐसे ही मक्के के जो है बड़े बड़े सिट्टे होते हैं, और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मेज़ कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद में आप जो है गेहूं का जो एरिया है इस प्रकार से देख सकते हो। मोस्टली जो गेहूं होता है वो
हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही होता है। तो मेजर एरिया जो है वो यही है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ये जो है गेहूँ होता है। यहाँ पे हम इनमें शामिल करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है, यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद में हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो ईस्ट वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी जो है वो गेहूँ पैदा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है साउथ के अंदर ज़्यादा गेहूँ पैदा नहीं किया जाता, वहाँ पे मोस्टली चावल ही पैदा किया जाता है। तो जो व्हीट है उसका मेजर जो एरिया है वो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया ही माना जाता है, और यहाँ पे ही ज़्यादा जो है लोग गेहूँ खाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही। साउथ के अंदर ज़्यादा जो लोग हैं वो चावल खाते हैं, ठीक है, या खाना पसंद करते हैं। इसके बाद में जो है हम बात करें, ये जो है माइनर एरिया है जहाँ पे गेहूँ जो है कुछ लेवल के ऊपर प्रोड्यूस होता है। जैसे हम बात करें ईस्टर्न जो है यूपी, बिहार, और कुछ जो रीजन है हमारे गुजरात के अंदर, और राजस्थान का जो हाड़ौती प्रदेश मोस्टली बोला जाता है, वहाँ पे जो है वो व्हीट जो है प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा हम बात करें पल्सेस, जो जितनी भी दालें होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दालें, तो मोस्टली इंडिया जो है दालों के अंदर काफ़ी लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है, जहाँ पे इंडिया के अंदर जो है प्रोड्यूस की जाती हैं पल्सेस या दालें, ठीक है। तो दाल बहुत टाइप की होती है, आपने देखा होगा मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द, मसूर, ठीक है, वेरियस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो दालें हैं किस प्रकार से इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंस रखती हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, और यहाँ पे कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा है। हम इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दाल भी वर्ल्ड के अंदर खाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जो पल्सेस होती हैं ये शाकाहारी भोजन माना जाता है। सो दीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। तो वेजिटेरियन इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो शाकाहारी है। मांस मदिरा जो है शाकाहारी है, तो यहाँ पे मांस मदिरा तो खाते नहीं है, तो उनको जो है प्रोटीन प्रॉपर चाहिए। तो प्रॉपर जो प्रोटीन है उसका सोर्स अपने आप में दालों को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है कि प्रोटीन जो है वो दालों के अंदर अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसलिए जो है मोस्ट ऑफ इंडियन जो है वो कंज्यूम करते हैं पल्सेस को। सो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रो इन इंडियाज तूर, जैसे तूर, अरहर की दाल बोली जाती है। उसके बाद में उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीज जो होते हैं मटर होते हैं, और ग्राम चना। तो ये सारी जितने भी दाल होते हैं ये मोस्टली इंडिया के अंदर जो है मुख्य दलहनी फसलें माना जाता है इनको, यानी कि मेजर पल्सेस दैट ग्रो इन इंडिया आज द, ये सारी जितनी भी हैं ये यहाँ पे पल्सेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन रबी सीजन। अभी इनके अंदर जो है ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी के अंदर होती हैं, और कौन सी फसलें जो हैं वो खरीफ के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, एक तो मूंग जो होता है वो अपने आप में खरीफ की फसल है। इसके अंदर हम जो बात करें मोस्टली खरीफ के अंदर, तो उड़द जो है वो भी इसमें खरीफ के अंदर शामिल होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रबी की फसलें हैं तो इसमें पीज हो गया, ग्राम हो गया, और तूर जो है, शायद तूर जो है, ये सारी जो हैं, और ये सारी जो हैं रबी की फसलें जो है या क्रॉप मानी जाती हैं। तो यहाँ पे 4 जो पल्सेज होती हैं वो रबी में है, और 2 जो हैं वो मोस्टली खरीफ के अंदर शामिल होती हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। इसके अलावा हम बात करें एंड विच आर ग्रोन पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, यानी कि जो पल्सेज होती हैं, जो दालें होती हैं, उसकी कल्टीवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे दालों को जो है कम ही नमी चाहिए, यानी कि ये यदि इनको पानी कम भी मिले ना तो उस कंडीशन में भी ये ग्रोथ कर जाती हैं। तो यहाँ पे इनको मॉइस्चर जो है उसकी ज़्यादा नीड होती नहीं है, उसके अलावा भी जो है सर्वाइव कर जाती हैं, और ड्राई सीजन के अंदर भी यानी कि इनकी पैदावार जो है अच्छी देखने को मिलती है। सो बींग्स लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, यानी कि यहाँ पे हम बात करें शुष्क परिस्थितियों में इनको उगाया जा सकता है। और मोस्टली जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं, जितनी भी लेग्यूमिनियस जो क्रॉप्स होती हैं, फलीदार सब्जियाँ जो फलीदार जितनी भी जो क्रॉप्स होती हैं वो अरहर जो है इसको माना जाता है। अरहर को छोड़कर सारी जो है फलीदार यहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो मानी जाती हैं, और ये क्या करती हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की जो फर्टिलिटी रेट होती है उसको बनाकर रखती हैं।
यानी कि हम अरहर को छोड़ दें, इसके अलावा जितनी भी ये जो पल्सेस होती हैं ये फलीदार होती हैं, लेग्यूमिनियस जो है क्रॉप्स इनको बोला जाता है। और ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन लेकर जो है वो हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी होती है उसको बरकरार रखती हैं। तो इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो पल्सेस होती है ना, ये हमारी लैंड फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी होती है, तो ये आपको ध्यान करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशंस विथ अदर क्रॉप। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फसलों को रोटेशन तरीके से हम उगाते हैं। यानी कि एक बार जो है गेहूं की फसल हो गई, गेहूं के तुरंत बाद हम कौन सी बोएंगे, लेग्यूमिनियस क्रॉप बोएंगे, यानी फलीदार जो है वो क्रॉप बोएंगे। तो जिससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी बनी रहे, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है वायु से नाइट्रोजन लेते हैं और हमारी फर्टिलिटी जो है वो उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। इसीलिए फलीदार सब्जी के बाद जो है, फलीदार या जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके तुरंत बाद जो है हम एक सिंपल जो है क्रॉप उगाते हैं। तो इसको जो है रोटेशंस मेथड बोलते हैं, यानी कि चेंज करते रहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमारी जो दालें हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद में राजस्थान का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का और कर्नाटक का। तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं बात करें इसके अलावा इंडिया के अंदर और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं, सो इसके अंदर शामिल होती हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ऐसी फसलें जो खाद्यान्न फसलों के अलावा जो है अन्य खाद्यान्न फसलें मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, तो मोस्टली जो जितनी भी अब फसलें आएंगी ये कमर्शियल जो है क्रॉप्स मानी जाती हैं, और इनको हम कई बार जो है खाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली पहली जो फसल आ रही है इसके अंदर फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, तो इसके अंदर पहली फसल आ रही है शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, गन्ना, ठीक है। तो गन्ना से हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और मोस्टली ये यूपी इसके लिए फेमस है, ठीक है। यूपी के अंदर बहुत सारी मिल्स लगी हुई हैं शुगर केन की, ठीक, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि ये जो गन्ना है ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी और उपोष्ण जो जिसको सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी माना जाता है। यानी कि जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी ग्रोथ कर जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी ग्रोथ कर जाती है, दोनों टाइप की फसल मानते हैं इसको। It is grows well in hot and humid climate with the temperature 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 centimeter एंड 100 डिग्री सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे हम बात करें गन्ने की, तो इसके लिए जो एक परफेक्ट टेम्परेचर होगा वो होगा 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसी टेम्परेचर के अंदर जो है गन्ना का जो प्रोडक्शन है वो हाई देखने को मिलता है। नहीं, गन्ना जो है हमारा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा यदि इतना परफेक्ट टाइम इसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करें हम पूरे साल के अंदर बारिश की इसको कितनी नीड होती है, तो यहाँ पे 75 डिग्री जो सेंटीमीटर होता है वो, और 100 सेंटीमीटर, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो है बारिश इसको नीड होती है, रिक्वायर होती है। वहीं बात करें हम, इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे हम इरिगेशन के थ्रू जो है हम शुगर केन को उगाते हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। यानी कि मोस्टली हम बात करें जो गन्ने की कटाई के लिए हम बात करें, इसको अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और उसके लिए बुआई के लेकर कटाई तक हमें काफ़ी शारीरिक श्रम की जो है आवश्यकता होती है। यानी कि जो गन्ना होता है ना, देखो इस प्रकार शुगर केन कल्टीवेशन यहाँ पे दिखा रखा है। अब दोस्तों इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसको काटने और उगाने के लिए जो है काफ़ी लेबर की नीड पड़ती है, हमें मैनुअल जो लेबर होती है उसकी काफ़ी नीड पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो वो नाम आता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील के बाद में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे सेकेंड प्रोड्यूसर माना जाता है शुगर केन का, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। यहाँ पे 3 सोर्स माने जाते हैं, शुगर, गुड़ जिसको जैगरी बोला जाता है, और खंडेसरी, ठीक है, मोलेसेस। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हम बात करें
ये जो शुगर केन होता है चीनी, गुड़, खांड सारी और सीसा जो सीरा होती है उसको बनाने में काफ़ी काम आता है। तो यहाँ पे शुगर केन होती है, उससे 3-4 आइटम जो है वो बनते हैं। एक तो चीनी बन जाती है, एक गुड़ बनता है आप सर्दियों के अंदर जिसको खाते हो, जैगरी जिसको बोला जाता है, एक खंडेसरी जो मिश्री वगैरह अन्य जो आइटम्स होते हैं वो बनते हैं, और मोलेसेस जो इसको सीरा बोला जाता है वो भी इसमें जो है वो बनता है। ठीक है। सो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम बात करें जहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर पैदा होता है, तो उसमें से सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में महाराष्ट्र का, उसके बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा। तो ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, गन्ने को सबसे ज़्यादा उगाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑयल सीड्स, ठीक है, यानी कि तिलहन फसलें, इसको हिंदी में बोलते हैं तिलहन। ठीक है, यानी कि ऐसी फसलें जिनके अंदर तेल होता है, तिलहन फसलें उन्हीं को बोलते हैं जिनके अंदर तेल होता है। और तेल भी जो है अपने आप में आपको पता है कि फूड के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या होता है? मूंगफली होती है। इसका जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2018 के अंदर इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और पहले नंबर पे कौन था? चाइना था। उसके बाद में जो मूंगफली थी, मूंगफली से तेल निकाला जाता है। जो मूंगफली जो है ऑयल सीड्स मानी जाती हैं। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली कहाँ होती है? चाइना के अंदर, और उसके बाद में इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू सेंसस या फिर अकॉर्डिंग टू डेटा 2018। ठीक है, इन रिप्रेजेंट रिप्रसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2018। यदि मैं बात करूं तोरिया, जो तोरिया होता है ना, तोरिया भी अपने आप में क्या है? ऑयल सीड मानी जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तोरिया। तोरिया भी अपने आप में क्या है? ऑयल सीड है। ठीक है, रेपे सीड्स बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें भी अपने आप में जो इंडिया था, ठीक है, वो चाइना और कनाडा के बाद में तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ये भी आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे दो जो है ऑयल सीड हो गई, ग्राउंडनट और एक रेपे सीड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। फिर डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग्स अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कि हम बात करें देश में कुल जितना भी बोया जाता है, जितना भी एरिया होता है, ठीक है, उसमें 12% जो होता है एरिया, वो किसके अंदर जाता है? वो मोस्टली जो है तिलहन फसलें वहाँ पे बोई जाती हैं। तो जितना भी देश के अंदर बोए गए क्षेत्र होता है उसका 12% जो भाग होता है उसके अंदर हमारी ऑयल सीड जो है वो उगाई जाती हैं। ठीक है, मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट। इंडिया के अंदर ऑयल सीड्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट और सीसमम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अरंडी और बिनोला भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि तिल जो होते हैं, ये क्या होते हैं? तिल होते हैं। सोयाबीन और कैस्टोरल सीड जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अलसी होती है, अलसी। ठीक है, कॉटन सीड्स और लिनसीड एंड सनफ्लावर। तो जो कॉटन सीड्स होता है, ठीक है, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये सारी जो हैं जहाँ से हम क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली इतनी क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर जिनके थ्रू जो है ऑयल सीड इनको बोला जाता है। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी आप जानते ही हो। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड ऑफ कुकिंग मीडियम। ठीक है, तो इनको जो है मोस्टली हम खाद्य और खाना बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हावेवर सम ऑफ दिस आर आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। यानी कि जितने भी हम साबुन बनाते हैं, जितने भी श्रृंगार के साधन होते हैं, उबटन उद्योग जितना भी होता है उसके अंदर मोस्टली हम यूज़ करते हैं इनके रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे आपने इन जितनी भी ऑयल सीड्स होती है उनसे तेल तो निकाल लिया, और जो जो बाद में बचता है उससे हम वेरियस टाइप की जो है कॉस्मेटिक या फिर सोप हो गया या फिर ऑइंटमेंट्स होते हैं, यानी कि कई उद्योग होते हैं उनके अंदर इनका कच्चा माल जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है। फिर हम बात करते हैं ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट जो होती है, जो मूंगफली होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो मूंगफली जो है वो अपने आप में खरीफ क्रॉप मानी जाती है। और यहाँ पे
अकाउंट ऑफ द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यानी कि हम बात करें मुख्य तिलहन फसलों की, तो कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से जो है वो पैदा किया जाता है। तो जितनी भी ये जो खरीफ की फसलें होती हैं, या हम ऑयल सीड्स की बात करें, तो उनमें से आधा जो भाग है वो किसका है, अकेली ग्राउंडनट या मूंगफली का माना जाता है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलो बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा मूंगफली जो उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में, उसके बाद में राजस्थान में और उसके बाद में तमिलनाडु में। ये है डेटा 2019 और 20 का, तो ये आपको ध्यान करना है। लीन सीड जो होता है, जो मोस्टली हम किसके बारे में बात करें, अलसी। ये जो है अलसी, आप जानते हो ना, अलसी का पेड़ जो होता है काफ़ी फेमस होता है, उससे भी हम तेल वगैरह जो है वो निकालते हैं। एंड मस्टर्ड जो सरसों होती है, आर रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे एक तो अलसी होती है और एक सरसों होती है, तो ये दोनों जो हैं वो रबी की फसलें मानी जाती हैं, अलसी और सरसों। सरसों का तेल तो आप खाने के अंदर जो है यूज़ करते ही हो, समोसे वगैरह घर पे जो सब्ज़ी वगैरह बनती है वो सारी जो है सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। तो ये जो है अपने आप में रबी की क्रॉप मानी जाती हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, सीसमम इज़ द खरीफ क्रॉप। और जो हमारी दूसरी जो फसल है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो खरीफ की फसल है, ठीक है, जो तिल होते हैं वो खरीफ की फसल मानते हैं, और ये नॉर्थ और रबी क्रॉप मानी जाती है। तो ये जो तिल होता है, सीसमम क्या होता है, तिल होता है, ठीक है, काफ़ी पतले पतले दाने होते हैं जिनसे भी तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है नॉर्थ और जो है नॉर्थ के अंदर इसको उगाया जाता है, और रबी की फसल जो है इसको माना जाता है, और रबी क्रॉप इन साउथ, यानी कि रबी जो है साउथ के अंदर ये रबी के टाइम पे उगाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में ये रबी के टाइम पे उगाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें कैस्टोरल सीड्स इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ। जो कैस्टोरल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अरंडी। कैस्टोरल सीड होता है अरंडी, ठीक है। तो अरंडी का पेड़ आपने देखा होगा, मोटे मोटे ऐसे कांटेदार जो है वो ऐसा टाइप का कोई वो होता है, ठीक है, क्रॉप होती है इस प्रकार की, तो ठीक है, अरंडी। तो ये जो अरंडी होती है मोस्टली ग्रोन बोथ, इसको रबी में और खरीफ में दोनों टाइम पे इसको उगाते हैं। इसके बाद में हम बात करें टी। तो टी आपको पता है प्लांटेशन क्रॉप है, इसको हम यानी कि अपने आप में पौध के रूप में जो है वो लगाते हैं, और फिर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और टी जो है पेय पदार्थ मानी जाती है, आप सभी को पता है, बेवरेज जो है वो क्रॉप मानी जाती है। So tea cultivation is a example of the plantations agriculture. It is the also important beverage crop. यानी कि जो beverage crop क्या होती हैं, पीने लायक जितनी भी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम पीते हैं, चाय कॉफ़ी कहवा जितनी भी होती हैं, ये बेवरेज क्रॉप मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेय पदार्थ ये अपने आप में इसको शामिल करते हैं, और ये अपने आप में क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के थ्रू जो है इसको हम जो है ग्रो करवाते हैं। जो प्लांटेशन क्या होती है, जैसे आपने खेत में पानी भर दिया और फिर हम इन चीज़ों को प्लांट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार की अपने आप में टी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, और इसको बेवरेज क्रॉप भी माना जाता है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज़ जो लोग थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था इंडिया के अंदर, ठीक है। किसको, चाय को। तो चाय कौन लेके आए थे, तो यहाँ पे मोस्टली अंग्रेज़ ही चाय को लेकर आए थे। और आजकल टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय द इंडियंस। और अधिकतर जो चाय के बागान हैं वो आजकल जो है इंडियंस के थ्रू ही ऑन किए जाते हैं, या उनके द्वारा ही जो है उनको, यानी कि उनके मालिक जो हैं आजकल इंडियंस ही हैं, पहले अंग्रेज हुआ करते थे। द टी प्लांट ग्रोन वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंडोवेड विद द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। यानी कि मोस्टली यदि हम बात करें चाय की, तो चाय जो है वो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी ग्रोथ कर जाती है, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर भी ये ग्रोथ कर जाती है। और यहाँ पे जो मोस्टली हम बात करें विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि इसके लिए जो है ना जलवायु और जितनी भी मॉइस्चर होता है, गहरी मिट्टी चाहिए इसके लिए, और सुगम जो जल होता है, निकास वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे इसको उगाया जा सकता है। यानी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए इसको, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी हो, रिच ह्यूमस चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जो है, ये सारी चीज़ों के लिए जो है ये, यानी कि टी जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो है ये कंफर्टेबल रहता है। चाय वहीं हम पैदा कर सकते हैं जहाँ की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और जितनी भी क्लाइमेट है वो अच्छी होनी चाहिए,
टी बसेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि किसी प्रकार का चाय के प्रोडक्शन के टाइम पे जो कोहरा वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, और क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल में जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्ष भर समान रूप से जो वर्षा होती है, फ्रिक्वेंट शॉवर से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडस लीव्स, यानी कि जिनकी कोमल पत्तियां होती हैं, वर्ष भर समान रूप से जो बारिश होती है उसकी जो बौछारें होती हैं बारिश की, कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। तो बारिश इसमें हल्की हल्की होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उनकी जो पत्तियां होती हैं, और पत्तियों से क्या बनती है, चाय बनती है। तो पूरी साल भर जो यदि बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो उनकी पत्तियों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ग्रोथ ऑफ टेंडस लीव्स, टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो जो चाय है ये जो है इसमें बहुत सारे श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये अपने आप में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है चाय। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पे चाय आप देख पा रहे हो, तो इनकी पत्तियों को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए हमें। ठीक है, सो इस रिक्वायर अपडेंट चीप एंड स्किल लेबर। तो इसको जो है इनके जो बागान होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी सस्ते और कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो काफ़ी सस्ते होने चाहिए और प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रमिक इसके लिए जो है वो ज़रूरी है। टी इज़ द प्रोसेस्ड विथ इन द टी गार्डन एंड रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, यानी कि इसकी जो ताजगी बनाए रखने के लिए जो चाय की पत्तियां होती हैं वो बागान में ही अपने आप में तोड़ ली जाती हैं। ठीक है, वहीं पे मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम बात करें कि इंडिया के अंदर चाय कहाँ कहाँ होती है, तो यहाँ पे कुछ स्टेट हैं लाइक असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग जो काफ़ी फेमस एरिया है। दार्जिलिंग का नाम आते ही आपको समझना है कि वहाँ पे चाय होती है। एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल और असम के अंदर जो है काफ़ी हिल्स हैं, वहाँ पे चाय का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे जो है मोस्टली चाय का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, तो इसके अलावा जो है त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर भी चाय जो है वो पैदा की जाती है। इन 2018 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टी प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है और उसके बाद में इंडिया में होता है। तो इंडिया जो है 2018 के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है आफ्टर चाइना। इसके बाद में हम बात करें कॉफ़ी, जो कॉफ़ी आप जानते ही हो, ठीक, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। तो ऐसे ही कॉफ़ी जो होती है वो भी अपने आप में बेवरेज जो है वो क्रॉप मानी जाती है। और इंडियन कॉफ़ी जो है नॉन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी कि बाहर की जो कॉफ़ी है वो अपने आप में बहुत क्वालिटी की मानी जाती है, विश्व विख्यात इसको मानते हैं। और यहाँ पे अरेबिका क्वालिटी की जो टाइप की जो कॉफ़ी होती है वो यहाँ पे उगाई जाती है। इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम द येमन इट्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी कि हम यहाँ पे इंडिया के अंदर अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो पहले कहाँ पे होती थी, जो असम से लाई गई थी, यनम। ठीक है, तो ये यनम से लाई गई थी और यहाँ पे इसका नाम भी देख लेना, अरेबिका किस्म की जो है ना, अरेबिका वेराइटी की टाइप की जो है ना ये कॉफ़ी होती है। दिस वेराइटी इज़ ए ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इस टाइप की जो अरेबिका वेराइटी की कॉफ़ी होती है उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में जो है वो देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें, इनिशियली इट्स कल्टिवेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू बी नीलगिरी एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले हम कॉफ़ी की जो है पैदावार देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बाबा बुदन हिल्स से जो है, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक के अंदर पाई जाती हैं। इवन टुडे कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं केरला और जो तमिलनाडु का बॉर्डर है वहाँ पे मोस्टली जो है कॉफ़ी की पैदावार की जाती है। सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत होती है और प्रेजेंट में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के अंदर जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है, ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे एप्रिकॉट्स, एप्पल एंड प्रोमोग्रेनेट, यानी कि अनार जो है उसकी पैदावार यहाँ पे आप देख सकते हो। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, पीज,
कॉलीफ्लावर्स एंड टोमेटो एंड ब्रिंजल। यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से जो है अलग अलग फ़ोटो के अंदर अलग अलग जो है कल्टीवेशन देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती हैं, जिसको हम बागवानी खेती भी बोलते हैं, बागवानी की जो फसलें होती हैं, बागवानी, बाग के अंदर उगने वाली जितनी भी फसल होती हैं उनको हम बागवानी हॉर्टिकल्चर फसलें बोलते हैं। ठीक है, अभी होती क्या है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। इनके अंदर हम मोस्टली हॉर्टिकल्चर के अंदर हम किनको शामिल करते हैं, एक तो फ्रूट्स, फल, सब्जियों को इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, जो 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया जो था सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फलों के अंदर। ठीक है, एंड वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के अंदर जो है चाइना के बाद में दूसरा स्थान था इंडिया का। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो है यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर और उष्ण जितना भी कटिबंध होता है जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, दोनों ही प्रकार के फलों का जो है यहाँ पे उत्पादन होता है। यानी कि दो टाइप के जो है मोस्टली फ्रूट देखने को मिलते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल टेम्परेट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर दोनों टाइप के जो है फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें आम की, तो मैंगो जो होते हैं वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आम जो है फलों का राजा माना जाता है, और ये हमारे इंडिया के अंदर कहाँ होता है तो मोस्टली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में होता है। इसके बाद में हम बात करें संतरा, तो जो संतरा होती है, ऑरेंज जो होती है, वो काफ़ी फेमस है। नागपुर का जो छोटा नागपुर का जो रीजन है, नागपुर आपको पता ही है ना, महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है। एंड चेरापूंजी जो मेघालय के अंदर है, बना। ठीक है, तो ऑरेंज जो है इंडिया के अंदर दो जगह की फेमस है, एक तो नागपुर की और एक चेरापूंजी की, ये आपको ध्यान करना। वहीं पे बात करें हम केले, जो केले होते हैं बनाना, वो कहाँ पे होते हैं तो मोस्टली केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जो है वहाँ पे केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करूँ लीची, लीची भी आपने देखी होगी रेड कलर की। ठीक है, इस प्रकार ये दिल के चित्र की होती है, रेड कलर में होती है। तो मोस्टली जो लीची होती है, लीची एंड गुआवा, अमरूद, और ये जो कहाँ पे होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, और जो पाइनएप्पल्स होते हैं वो मेघालय, और जो अंगूर होते हैं वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। वहीं बात करें हम सेब और पियर्स, एप्रिकॉट्स और वालनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इज़ द ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मोस्टली हम बात करें, एक तो होते हैं यहाँ पे मैं बात करूँ एप्पल्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हो गए सेब। ठीक है, फिर ये जो पियर्स होते हैं, नाशपाती होती है, एप्रिकॉट जो होती है, खुबानी होते हैं, सूखे जो मेवे होते हैं मोस्टली जो है उसको शामिल करते हैं, और ये होते हैं वालनट होते हैं, अखरोट। तो ठीक है, तो ये जो चारों जो फसलें हैं ये मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी जो है पैदावार की जाती है। तो ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे वाले हॉर्टिकल्चर के अंदर अन्य जो है फसलें नहीं आती हैं। सो इंडिया इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, यानी कि यहाँ पे जो चने होते हैं, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, केबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटोज। तो ठीक है, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है काफ़ी फसलें होती हैं जिसके अंदर इंडिया फेमस है वर्ल्ड के अंदर। किन किन के अंदर तो मटर, एक तो होता है मटर, एक होता है फूल गोभी, प्याज, ठीक है, बंद गोभी और टमाटर, बैंगन, और यहाँ पे आलू। तो ये सारी जितनी भी फसलें हैं इनके अंदर इंडिया जो है अपना स्थान रखता है वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद में हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो नॉन फूड के अंदर शामिल होती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रखती हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रबर का। तो रबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। तो इसको जो है भूमध्य रेखी जो है, भूमध्य रेखा जो इक्वेटोरियल होता है ये हमारी अर्थ है, और ये जो लाइन है इक्वेटोरियल जो लाइन है यहाँ पे मोस्टली जो है इसकी जो है कल्टीवेशन की जाती है। परंतु बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। यहाँ पे लेकिन इसके अलावा भी जो है हम इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ के अंदर उगवा सकते हैं। ठीक है, सो इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसके लिए जो है एक तो मॉइस्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि हमारी क्लाइमेट के अंदर कैसी थोड़ी आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए,
और यहाँ पे हम रेनफॉल की बात करें, वर्षा कितनी चाहिए इसको, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर इसके लिए जो है वो रेनफॉल चाहिए। और टेम्परेचर जो है अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री से अधिक इसको टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको बारिश की ज़रूरत पड़ती है। किसको? रबड़ को। रबड़ के यदि हम बात करें, रबड़ इज़ ए इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रबड़ होता है वो काफ़ी जो है चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये अपने आप में काफ़ी रॉ मटेरियल है कई इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पे केरला का नाम पहले नंबर पे आता है, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, और फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का, और उसके अलावा जो है गारो हिल्स मेघालय के अंदर जो है वो फेमस हैं रबड़ प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपको ध्यान करना है। इसके अलावा हम बात करें फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम रेशेदार फसलें भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेशेदार फसलें जिनसे रेशे निकाले जा सकते हैं और उनसे फिर कपड़े बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। तो इसके अंदर मोस्टली हम कॉटन, जूट, हेम्स, जो मोस्टली क्या होता है सन, आपने गाँव के अंदर जो खाट देखी होगी, तो खाट जो है वो सन की ही बनती है, हेम्स उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो खाट सन की बनती है। एंड नेचुरल सिल्क आर दी 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो मोस्टली जो है कपास, जूट, सन और जितने भी प्राकृतिक जो रेशम होता है, सिल्क होता है, वो अपने आप में मेजर जो है फसलें मानी जाती हैं फाइबर क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, इसमें पहली 3 जो फसलें होती हैं, दी फर्स्ट 3 आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल, यानी कि इनमें से जो 3 फसलें होती हैं कौन कौन सी, द फर्स्ट 3 ड्राइव जो जैसे कॉटन, जूट और हेम्स जो होती हैं, ये अपने आप में मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। और जो चौथा रेशम होता है वो कीड़ों से होता है। जो सिल्क होता है, सिल्क वो कीड़े मोस्टली बनाते हैं। ठीक है, तो रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो ये क्या बता रहा है, सो लेटर इज़ द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकन्स। ठीक है, तो ये जो कीड़े जो हैं वो रेशम को बनाते हैं। द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन स्लीव्स स्पेशली मलबरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें मोस्टली जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे मोस्टली क्या पलता है, वो कीड़ा बनता है। और कीड़ा जो पल के वो कोकून जो है वो बनाता है, उसी से जो है रेशम के वो सिल्क बनता है। ठीक है, सो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। तो मोस्टली जो है रेशम उत्पादन जो है, रेशम की जहाँ पे हम जितना भी काम करते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, यानी कि रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम रेशम की खेती करते हैं। ठीक है, सिल्क की खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशम उत्पादन। जहाँ पे हम रेशम की, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ये आपको ध्यान करना है। तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, रेशम से, सिल्क से रिलेटेड है। फिर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन जो है आपको सभी को पता है, ये कपास जिसको बोलते हैं, कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कॉटन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। सो बात करें हम, इंडिया इज़ द बिलीव्ड टू बी दी ओरिजिन होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कॉटन इज़ द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो कॉटन होता है, कपास होता है, वो अपने आप में रॉ मटेरियल माना जाता है कपड़ा उद्योग के लिए। ठीक है, वहीं पे हम बात करें, इन 2017 इंडियाज़ वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है चाइना, चाइना के अंदर भी जो है एग्रीकल्चर जितने भी गुड्स होते हैं उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉटन की हम यदि बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया माना जाता है। फर्स्ट के ऊपर कौन सा है, चाइना। तो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा होता है, उसके बाद में इंडिया का नाम आता है। सो कॉटन ग्रोन वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ दिस ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ दिस डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे हम बात करें, दक्कन का जो पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, वहाँ पे शुष्क जो ड्रायर जितने भी पार्ट हैं, वहाँ पे काली मिट्टी के जितने भी कबास वहाँ पे पैदा की जाती है। काली मिट्टी का जो रीजन है, ब्लैक कॉटन सॉइल, वहाँ पे मोस्टली जो है कॉटन की पैदावार देखने को मिलती है। वहीं पे इस फसल को उगाने के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पे इट्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर। इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड पड़ती है, लाइट चाहिए और रेनफॉल जो है
वो अगर होना चाहिए, नहीं हो तो इरिगेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हमें 210 फर्स्ट फ्री डेज चाहिए, यानी कि 210 दिन जो है इसके पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्राइट सन साइंस फॉर द इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए जो है 210 दिनों की ज़रूरत पड़ती है। और बिना किसी बादल बारिश जो है पाला रहित दिनों की और खिली हुई धूप जो है इसके लिए आवश्यक मानी जाती है। किसके लिए, कॉटन क्रॉप के लिए। सो इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, यानी कि अपने आप में किसका पार्ट है, खरीफ क्रॉप का पार्ट है। एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 मंथ टू मेच्योर, यानी कि मेच्योर होने के लिए इसको 6 से 8 मंथ की रिक्वायर होती है। वहीं पे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यह आपको ध्यान कर लेना है। ब्लैक सॉइल के अंदर ही कॉटन होती है। तो पहला नाम महाराष्ट्र, उसके बाद में गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, और फिर हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे फिर आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ऑल ओवर, यानी कि जहाँ पे इरिगेशन और रेनफॉल देखने को मिलती है वहाँ पे मोस्टली जो है वो कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है। फिर हम बात करते हैं जूट। जूट जो होता है, जो आप क्या बोलते हैं उसको, पटसन बोलते हो क्या, तो ये अपने आप में जूट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये लास्ट क्रॉप है, इसके बाद में जो है ना ये टॉपिक थोड़ा सा एंड होने की ओर है। तो यहाँ पे जूट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्रॉप मानी जाती है। सो इट इज़ नॉन एज दी गोल्डन फाइबर, इसको हम क्या बोलते हैं, सुनहरे जो है रेसे भी बोलते हैं, सुनहरा रेसा बोलते हैं इसको, गोल्डन फाइबर। सो जूट ग्रोन वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन दी फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर दी रिन्यूड एवरी ईयर, यानी कि जहाँ पे हर साल जो है जो सॉइल है हमारी रिन्यू होती है वहाँ पे मोस्टली जूट की जो है खेती की जाती है। और मोस्टली कहाँ पे, जहाँ पे बाढ़ के मैदान बनते हैं, जो फ्लड जो प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन होते हैं, वहाँ पे जूट की खेती की जाती है। हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर चाहिए और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के टाइम पे इसको हाई टेम्परेचर की नीड होती है। और मोस्टली यदि हम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जूट देखें तो इसके अंदर पहला नाम आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद में बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय एंड मेजर डू, ये अपने आप में क्या है, मेजर जूट जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट माने जाते हैं। इट इज़ द यूज इन मेकिंग्स गन्नी बैग्स, जितने भी जो हम आपने देखे होंगे बोरी, आपने देखे बोरी जो होती है, बोरी अपने आप में क्या होती है, जूट से ही बनती है। सूतली आपने देखी होगी, ठीक है, गांव देहात में आपने सूतली देखी होगी, सॉरी गलत लिखा गया है क्या, सूतल सूतली, ठीक है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे ना धागे होते हैं जिससे हम बोरियां वगैरह सीलते हैं, कट्टे वगैरह सीलते हैं, तो ये सारी किससे बनते हैं, ये जूट से ही बनते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपने देखे होंगे कि इसके अंदर मोस्टली हम एक तो बैग्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं रस्सियाँ बनती हैं, ठीक है, धागे बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, और अदर जो है आर्टफैक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो जूट काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इससे बोरियाँ, चटाई, रस्सी और छोटे छोटे धागे, गलीचे और दूसरी जो है दस्तकारी वस्तुएं भी इससे बनाई जाती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। सो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ द लॉजिंग स्मार्ट टू सिंथेटिक फाइबर, आजकल जो है ना जूट की जगह जो है सिंथेटिक जो है फाइबर डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो कृत्रिम जो रेसे आ गए और वो काफ़ी अपने आप में पैकिंग सामग्री, विशेषकर लाइलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार से पैकिंग्स मटेरियल पर्टिकुलरली द लाइलॉन, ठीक है। तो लाइलॉन जो है वो डेवलप होने के बाद में जो फाइबर की डिमांड घट गई है और ये जो लाइलॉन है उसकी कीमत भी कम रहती है जूट की बदौलत। तो ये जो है लाइलॉन की कीमत कम होने के कारण जो है बाज़ार में इसकी मांग जो है धीरे धीरे जो है घट रही है, किसकी, जूट की। क्यों क्यों घट रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम नायलॉन भी बोलते हैं, ये जो है डेवलप हो गया, ये अपने आप में सिंथेटिक फाइबर माना जाता है और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, ठीक है, ड्यू टू जूट, ठीक है। तो जो जूट है ना वो जूट जो काफ़ी, यानी कि उससे वेरियस टाइप की जो है वो गुड्स बनते थे, लेकिन जो फाइबर आने के बाद जो है इसकी जो है धीरे धीरे की इसकी मांग जो है बाज़ार में घट रही है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर प्रौद्योगिकी जितने भी विकास हुए और जो संस्थागत रिफॉर्म हुए हैं, हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल थी उसके अंदर रिफॉर्म हुए वो किस प्रकार से हुए, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे।